तो हम जेल में थे और जेल के अंदर ही हमें पता लगा कि अच्छा, उस समय अध्यक्ष बना दिया गया है। 2012 में सरकार बनी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले शासन के ताले खोले। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता के स्टे लेने की वजह से वहाँ चुनाव नहीं हुए। बाकी तमाम प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में चुनाव, महाविद्यालयों में। तो सबसे पहले क्या टूटा था, छात्रों का हौसला या फिर पुलिस की डंडे? कह दो जाके बद दिमाग और बेकाबू कप्तानों से, चौकी चौकी जाकर कह दो जाकर थानों से। हम नहीं डरते उनकी लाठी उनकी गोली से, हम तो आगे बढ़ने वाले इनकलाब की बोली से। हम लोग कभी भी, सरकार कोई भी रही हो, कितनी भी आतताई रही हो, कोई भी अधिकारी कितना भी जो है बद दिमाग रहा हो, कितना भी अपने आप को तारा सा समझता हो, लेकिन कभी नहीं डरे हम लोग। हमने कपड़े उतार दिए, हमने कहा पीठ नंगी है, लुटराओ अपनी लाठी, जरा मार के दिखाओ, हम भी देखते हैं हमारा हौसला टूटेगा तुम्हारी लाठी टूटेगी। तो हम लोग भगत सिंह के मानने वाले हैं। लोग नारे लगाते रहते थे, लाठियां पड़ती रहती थी, लाठियां अपना काम करती थी, हम अपना काम करते थे। उनका कार्यक्रम लगता था तो दिग्विजय सिंह देव को रात में अरेस्ट कर लिया जाता था कि अगर ये अरेस्ट नहीं किए जाएंगे तो हो सकता कोई आंदोलन हो जाए, कार्यक्रम में खलल ना पड़ जाए। तो ये समाजवादियों का खौफ था, समाजवादी छात्र नेताओं का खौफ था। अगर कोई इतना बड़ा नेता पीठ पे हाथ ठोक दे, तुम्हें पार्टी चलानी है, तुम्हें पार्टी का काम करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें नेता बनना है, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। नेताजी युवाओं को राजनीति में लाने के लिए गंभीर रहा करते थे। और भी तमाम नौजवान मिल जाएंगे जो ये आपको कहते मिलेंगे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की वजह से हमने छात्र राजनीति शुरू की या राजनीति शुरू की। तो नेताजी को आप क्या मानते हैं, एक सख्त नेता के रूप में, फैसले लेने वाले के रूप में, या फिर युवाओं के लिए एक शिक्षक के रूप में मानते थे कि नेताजी हमारे? अब मैं आपसे बता दूं कि नेताजी ने अगर मेरे घर फोन नहीं किया होता तो शायद मैं राजनीति ना कर पाता। मैं जब पहली बार जेल से छूट के आया, 5 मिनट भी अवसर मिलता था, 5 मिनट में नेताजी वो बात कहते थे जिससे आपका जीवन सुधर जाए, 5 मिनट के अंदर। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जब से नेताजी की बात शुरू हुई है, आपकी आंखें भर आई हैं, भावुक हैं आप। देखिए, कितना इंस्पायर्ड थे आप नेताजी से? आंखें इसलिए भर आती है कि शायद वो परिस्थिति हम नहीं बता पा रहे हो कि हम किस परिस्थितियों से निकल कर राजनीति कर रहे थे, या कैसी परिस्थितियां थी मेरे पास। तब एक नेता आपके उसमें आता, जीवन में आता है, जो आपको इतना साहस देता है, और नेताजी के साहस से हम लोग राजनीति करना कर पाए। 10 अक्टूबर 2022 को जब पहली बार आपने सुना कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो कैसा? मैं हॉस्पिटल में था। अच्छा, आप वहाँ मेदांता था। मेदांता थे, मैं बाहर था एकदम से। मैं उससे पहले के 10 दिन वहीं था। हम लोगों को एक दिन पहले एहसास हो रहा था, ये बातचीत चल रही थी कि नेताजी की हालत अब बिगड़ती जा रही है। दुनिया तो नहीं खत्म हुई, लेकिन ये तो लगा कि हाथ चला गया। देखिए, ऐसा है, नेताजी जब गए तो ये लगा कि सब कुछ गया, टूट गया। उस समय कई लोग तो बोल भी नहीं पा रहे थे। जो पुलिस की लाठी जिसे नहीं झुका सकी, जिसके हौसलों को नहीं तोड़ पाई, जिसके कभी डरा नहीं, पीछे हटा नहीं, वो नेताजी का नाम आते ही फूट फूट कर रो रहा है। तो रात के 1:30 बजे मैंने उनको फोन किया, और 1:30 बजे उन्होंने फोन उठाया और मेरी मदद की। मुसाफिर खाना में मेरे गाड़ी एक्सीडेंट कर गई थी। अरे 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है अमेरिका जाके इलाज कराने में जी, सारा पैसा दिया। अखिलेश यादव ठाकुर विरोधी है क्या? कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते? तो आप बताएंगे ना। लेकिन आप अपनी बिरादरी का साथ देने के बजाय अखिलेश यादव की सुर में सुर मिला रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं, अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा होना बिरादरी के खिलाफ कैसे हो गया? वो कहते हैं कि STF यानी स्पेशल ठाकुर फोर्स। योगी आदित्यनाथ कैसे मुख्यमंत्री हैं? हमको नहीं पता कैसे मुख्यमंत्री। अरे जब वो शंकराचार्य को नहीं छोड़ रहे, अब बताओ, जगत गुरु शंकराचार्य छोड़े, दिग्विजय सिंह देव क्या पिसा? एक प्रधानमंत्री उड़ा रहे हैं बजरंगबली को हवा में, एक लाठी पड़वा रहे हैं, ये हैसियत थी? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। छात्र राजनीति को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, और छात्र संघ से निकले तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश की सत्ता और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में लंबे समय तक उन्होंने अपनी सहभागिता दी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा में तमाम ऐसे नाम हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होते हुए भी उन्होंने राजनीति में बड़े आयाम तय किए, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सदन तक जाने का लंबा रास्ता तय किया। संघर्ष से निकले ऐसे तमाम नेताओं की फहरिस्त है और समाजवादी छात्र सभा की लंबी। आज जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए शख्स हैं, दिग्विजय सिंह देव जी, सीतापुर से आते हैं और छात्र राजनीति में लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं छात्र सभा के समाजवादी पार्टी के। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। थोड़ा सा आपके बारे में जानना, क्योंकि तमाम जगह हमने आपके बारे में सर्च किया, बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी में जुड़ने से पहले, छात्र सभा में प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले का बहुत बड़ा किस्सा आपका नहीं मिला हमको कहीं। तो थोड़ा आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और हम भी जानना चाहते हैं कि कैसे, किस फैमिली बैकग्राउंड से आप आते थे। नहीं, मैंने तो कई बार लोगों, आपके जो साथी पत्रकार हैं उनसे बताया। मेरे पिताजी में चीनी मिल में फिटर थे, और महमूदाबाद की छोटी जगह से मैं आता हूँ जी।
लेकिन छात्र राजनीति में मैं 2003 से सक्रिय हूँ और समाजवादी पार्टी में लोहिया वानी का महमूदाबाद विधानसभा का कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूँ जी। तो छात्र राजनीति के साथ साथ संगठन की भी राजनीति करने का मुझे मौका शुरुआत से मिला है। और कार्यकारिणी सदस्य के बाद 2007 में जब हम लोग 2004 में जब लखनऊ विश्वविद्यालय आ गए, आना जाना तो 2 ही से था, लेकिन जब 4 में आ गए विधिवत पीजी करने के लिए, हमने ग्रेजुएशन वहाँ के फखरुद्दीन अली अहमद स्नातकोत्तर महाविद्यालय से किया। उसके बाद वहाँ भी कई छात्र आंदोलन हमने किए थे। उसको डिग्री कॉलेज को शिफ्ट किया जा रहा था, उसको बचाने के लिए भी आंदोलन किया था। और जब लखनऊ विश्वविद्यालय आए तो उसमें फिर बहुजन पार्टी की सरकार आ गई, बहन जी मुख्यमंत्री बन गई, छात्र संघ पर ताले लगा दिए गए। हम लोग आंदोलन किए, आंदोलन करके जेल चले गए। जेल में हम लोगों ने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल तुड़वाने आदरणीय अखिलेश यादव जी नेताजी आए। ये किस सन की बात है? ये 2007 की बात। 2007। और हम लोग जेल में थे, हम लोग भूख हड़ताल कर रखे थे। 5 दिन हो गए थे भूख हड़ताल को। भूख हड़ताल आदरणीय अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने हम लोगों की भूख हड़ताल तुड़वाई और फिर वहाँ से हम लोग छूट के आए। आदरणीय सुनील सिंह साजन जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके साथ हम लोगों ने विशेष आमंत्रित सदस्य बनकर काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद उनके साथ जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे। फिर उनके बाद श्री राजपाल कश्यप जी बने, उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिर अतुल प्रधान जी बने, उनके साथ उपाध्यक्ष रहे, फिर महासचिव रहे। फिर 26 मार्च 2016 को समाजवादी पार्टी में के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस समय वो हमें समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। तो ये 16 के बाद फिर हम लगातार अध्यक्ष रहे 8 साल, जिसमें 2 बार भंग हुई, फिर बने, फिर भंग हुई, बने। आखिरी बार जब अध्यक्ष बने 1 सितंबर को, तो हम जेल में थे और जेल के अंदर ही हमें पता लगा कि अच्छा, उस समय अध्यक्ष बना दिया गया है। अच्छा, उस समय जब आप छात्र सभा से पहले, जब प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले ये आंदोलन कैसे होते थे? क्योंकि अब 2017 के बाद से उस तरह का छात्र सभा का आंदोलन नहीं, जबकि इस सरकार में भी छात्र संघ बंद कर दिया गया है, छात्र संघ के पर ताले लगे हैं। और बसपा की सरकार जब थी मायावती जी की, तब भी छात्र संघ चुनाव बंद ही थे। तो उस दौर में और इस दौर में क्या लगता है, कैसा संघर्ष और किस तरह से आंदोलन होते थे? देखिए, बसपा सरकार के आते ही सबसे पहले छात्र संघों पर ताले लगाए गए और मुख्यमंत्री के द्वारा ये बयान दिया गया कि अगर कोई छात्र आंदोलन करेगा तो उस आंदोलन को कुचल दिया जाए। लेकिन चूंकि उस समय छात्र राजनीति चरम पर थी, छात्र संघों के चुनाव होते थे पूरे विश्वविद्यालय में और पूरे प्रदेश में। सबसे पहले जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। हमारे तमाम साथी थे, तमाम लोग उस समय जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उन्होंने पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू किया। और सबसे पहले हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरे प्रदेश में सबसे पहले जेल जाने वाले व्यक्ति। तो उस समय उस सरकार में उसके बाद लगातार कई बार आंदोलन पार्टी की तरफ से भी, छात्र सभा की भी तरफ से होते रहे और बड़े आंदोलन थे और कई बार जेल जाना पड़ा और कई बार बड़ी बुरी तरह से मारे पीटे गए। तब तो बहुत ज्यादा कैमरा और ये सब चलता भी नहीं था, तब वो रिकॉर्डिंग आपको बहुत कम मिलेगी, फुटेज मिल जाते या पेपर की कटिंगें मिल जाएंगी। बड़े आंदोलन होते थे और उसके बाद 2012 में सरकार बनी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले छात्र संघ के ताले खोले। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता के स्टे लेने की वजह से वहाँ चुनाव नहीं हुए, बाकी तमाम प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में चुनाव, महाविद्यालयों में चुनाव हुए। 2018 तक जो है छात्र संघ के चुनाव होते थे। लास्ट चुनाव 2018-19 में हुए। उसके बाद पूरे प्रदेश में किसी भी महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में कोई छात्र संघ का चुनाव नहीं। अच्छा, उस समय जब आंदोलन होते थे तो छात्र आप लोग अगुवाई करते थे, युवा थे, तो सबसे पहले क्या टूटता था, छात्रों का हौसला या फिर पुलिस की डंडे? ऐसा है ना, एक नौजवान कविता की हमने नौजवान की कविता सुनी थी, कह दो जाके बद दिमाग और बेकाबू कप्तानों से, चौकी चौकी जाकर कह दो जाकर थानों से, हम नहीं डरते उनकी लाठी उनकी गोली से, हम तो आगे बढ़ने वाले इनकलाब की बोली से। छात्रों का कभी हौसला नहीं टूटता, टूटती पुलिस की लाठियां ही थी। और ना छात्र राजनीति करने वाले छात्र नेता, कभी आपको दबता हुआ छात्र नेता नहीं मिलेगा।
कभी भी पुलिस का जत्था, पुलिस की संख्या, उनकी लाठी, उनके डंडे या उनकी कितनी भी तादाद हो, कभी छात्र नेता आपको झुकता नहीं मिलेगा। एक दिग्विजय सिंह देव नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर देश में जो छात्र राजनीति में ठीक ठाक छात्र नेता रहा है, उसका इतिहास आपको हमेशा पुलिस से लड़ने वालों का मिलेगा। अच्छा, ये होड़ होती थी कि पहले लाठी कौन खाएगा? हाँ, कभी कभी होती थी, कौन तोड़ेगा, ये होती थी। बहुत सारे छात्र नेता ऐसे थे जो होता था ठीक है आप नेता देखते हैं पहले कौन लड़ेगा, पहले चोर जाएगा। और खैर मैं तो बदनामी हूँ लाठी डंडों के चक्कर में। हम लोग कभी भी, सरकार कोई भी रही हो, कितनी भी आतताई रही हो, कोई भी अधिकारी कितना भी जो है बददिमाग रहा हो, कितना भी अपने आप को ताना सा समझता हो, लेकिन कभी नहीं डरे हम लोग। उसके सामने आंदोलन किया। अभी तो जब आपने देखा होगा, मैं छात्र सभा का अध्यक्ष था और एनआरसी वाला मुद्दा था, तो मुझे तो पुलिस कप्तान ने कहा आओ तुम्हारी लाठियां रखे हैं और ये रखे हैं, तो हमको धमकाने का प्रयास किया, कहा मुकदमा लगाएंगे। हमने नंगे बदन प्रदर्शन किया जाके, कह के उनके सामने। और 3 दिन पहले लिखा, जब पूरे प्रदेश में कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा था, हमने लिखा कि फलाने डेट में फलाने समय पर गेट पर प्रदर्शन शुरू करूंगा, और जाके किया उनके सामने। उन्होंने कहा लाठियां पीठ मजबूत करके आइएगा अध्यक्ष जी। हमने कहा अरे पीठ मजबूत करने की बात करो, दिसंबर का एकदम कड़ाकी ठंड थी है, हमने कपड़े उतार दिए, हमने कहा पीठ नंगी है, लुटराओ अपनी लाठी, जरा मार के दिखाओ, हम भी देखते हैं हमारा हौसला टूटेगा तुम्हारी लाठी टूटेगी। और हम लोगों ने प्रदर्शन किया। तो छात्र नेता तो कभी नहीं डरता। इसीलिए देखिए ये एक बड़ी लड़ाई है। अभी कुछ दिन पहले भी बात हो रही थी, आज पूरे प्रदेश, पूरे देश में छात्र राजनीति को समाप्त किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गरीब मजदूर किसान का बेटा जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है, जो उसके गैर राजनीतिक परिवार से आता है, किसी बड़ी कोठियों से नहीं आता, वो उस परिवार का बेटा जब छात्र राजनीति में आता है तो वो संप्रदाय की बात नहीं करेगा, वो जात धर्म की बात नहीं करेगा, वो लोगों के विकास की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, उच्च शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा। इसलिए छात्र राजनीति को खत्म किया जा रहा है, छात्र राजनीति को समाप्त कर दिया गया। लगभग कितनी लाठी पूरे आंदोलन के समय में और पूरी छात्र सभा में जब शुरू हुआ, लगभग कितनी लाठियां पड़ी होंगी शरीर पे? देखिए जो लाठी खाए उनको मालूम है कि 4-5 लाठियों के बाद पता नहीं लगता कितनी लाठी पड़ी है। 4-5 गिनते थे, उसके बाद गिनना बंद। 4-5 के बाद पता ही नहीं लगता था कि कितनी लाठियां पड़ी हैं। फिर तो लाठियां पड़ती रहती, तो हमारे इनकलाब के जिंदाबाद के नारे, और हम लोग भगत सिंह के मानने वाले हैं, लोग नारे लगाते रहते थे, लाठियां पड़ती रहती थी, लाठियां अपना काम करती थी, हम अपना काम करते थे। लेकिन अब पूर्वा हवा चलती होगी तो वो तो खैर अब चूंकि आपके कैमरे पे अगर कपड़ा उतारा जाए तो शरीर पे इतने निशान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निशान नहीं, वो इतिहास है हमारे। आखिर कभी तो हम, जब हमारी एक उम्र हो जाएगी तो हम लोगों को तो बताएंगे कि जवानी में हमारे ये किस्से थे कि हमसे पुलिस भी डरती थी। आपने देखा होगा तमाम बार इस देश के प्रधानमंत्री जब इधर रुक करते थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, लोगों को याद है, मेरी फेसबुक खंगालिएगा, आर्काइव में देखिएगा, जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ का रुक करते थे कि लखनऊ चलिए, लखनऊ कार्यक्रम है, उनका कार्यक्रम लगता था, तो दिग्विजय सिंह देव को रात में अरेस्ट कर लिया जाता था कि अगर ये अरेस्ट नहीं किए जाएंगे तो हो सकता कोई आंदोलन हो जाए, कार्यक्रम में खलल ना पड़ जाए। तो ये समाजवादियों का खौफ था, समाजवादी छात्र नेताओं का खौफ था। कभी कभी जब दर्द होता है बदन में उन लाठियों का, तो कभी पश्चाताप होता है कि यार ये पश्चाताप कभी नहीं होता। हम लोग शुरू से देखिए ऐसा है, पश्चाताप किसी बात का नहीं होता। अपने शौक से राजनीति करने गए थे, हमारा इंटरेस्ट था उसमें, हम भी चाहते थे, हम गरीब मजदूर के, हमारी जिस कॉलोनी में हम रहते थे उसमें शायद इकलौता मैं छात्र नेता हूँ, या मेरे पूरे परिवार में किसी ने प्रधानी पंची नहीं लड़ी, और हम लोग राजनीति करने आए हैं। हम लोग सोशलिस्ट थे शुरू से, हम लोगों का ये मन था कि हम लोग राजनीति करेंगे, और कुछ ईश्वर की देन थी जो हम लोगों के सब मिला हुआ था। फिर समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी? उस समय तो तमाम और भी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये अच्छी बात आपने कही। ऐसा था हम लोग, देखिए शरीर आपने देखा लंबा चौड़ा ईश्वर ने दे रखा है, तो हम आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, और उस समय आर्मी में भर्ती की तैयारी कर रहे थे। आपको याद होगा कारगिल युद्ध हुआ था जी, उस समय हम हमारे रिश्तेदार एक आर्मी में थे, वो एक्सपायर हो गए थे, और हम उनकी अंतिम संस्कार में गए हुए थे। जब अंतिम संस्कार में गए तो कपाल क्रिया होती है, ये बात मैंने पहले भी बहुत बार बताई है, कपाल क्रिया होती है, तो उस समय थोड़ी देर के लिए बैठा जाता है। तो हमने ये पूछा, उस समय जब हमने देखा तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, वहाँ का अधिकारी, वहाँ का कप्तान, बकायदे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिला। तो किसी ने कहा कि ये मुलायम सिंह की देन है, मुलायम सिंह यादव जी की देन है कि ये डेड बॉडी घर आने लगी। मैं पहले बक्सा आता था, ये बात उनकी बिल्कुल दिमाग में ठक से लगी कि एक ऐसा नेता जिसने इतना बड़ा काम किया। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कैसे क्या किया, उन्होंने कहा पहले ये तब नहीं आता था, पहले बक्सा आता था, वही अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने ये कहा कि डेड बॉडी जो है सैनिकों घर जाएगी और पूरे शासकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। तो वो बात दिल में घर कर गई। बस उसी के बाद जज्बा जागा कि कैसे मुलायम सिंह यादव जी को देखना है। संयोग से हमारे यहाँ सरैया में वो आ रहे थे, तो एक दिन हमने क्लास बंक की, साइकिल लेके गए देखने, उनकी रैली थी,
साइकिल छोड़ नहीं सकते थे, तो बड़ी दूर से उनको देखा, तो देखा कि छोटे कद का एक नेता धोती कुर्ता पहने और जो है मंच पर खड़ा हुआ, और देखने के बाद ये हुआ कि ये ऐसा नेता होता है। तो वो ये लगा कि उसके बाद हम लोग आए तो हमारे यहाँ आज भी वो रईस भाई हैं, हमारे कॉलोनी से पहले पायलेसर लगा हुआ था। पहली बार आपने दूर से देखा, तो पहली मुलाकात नजदीक से कब हुई आपकी मुलायम सिंह यादव जी? वो हम लोग जब जेल में थे तभी हुई। जेल में नेताजी मिलने आए थे हम लोगों से। नेताजी मिलने आए थे जेल में? हाँ, तब आपसे उनकी मुलाकात हुई? हाँ, नेताजी थे, नेताजी यूनिवर्सिटी, नेताजी विश्वविद्यालय। नेताजी ने तो गरीब मजदूर किसानों परिवार के बच्चों को वो हौसला दिया ना। आप समझते हैं, आप सोचिए, जिसके पिताजी 8,000 की 5,000 की नौकरी कर रहे हो, ये जिसके पिताजी जो मामूली से किसान हो और उसको वो राजनीति के बारे में सोच रहा हो, तो अगर कोई इतना बड़ा नेता पीठ पे हाथ ठोक दे, तुम्हें पार्टी चलानी है, तुम्हें पार्टी का काम करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें नेता बनना है, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। नेताजी युवाओं को राजनीति में लाने के लिए गंभीर रहा करते थे? नेताजी तो जितना उनके बारे में आपसे हम लोग तो बहुत बार, हम लोग जब उनके जन्मदिन पर जाते थे, तो जब उनके जन्मदिन पर उनसे मिलने गए, तो वो कहते थे, बताओ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, पढ़ते नहीं पढ़ते हो, बताओ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। सब लोग से ये कहते थे, किसी से ये नहीं कहते थे अपनी पढ़ाई छोड़ के राजनीति करो। वो कभी नहीं इसके पक्षधर थे कि आप पढ़ाई छोड़ के राजनीति करो। वो कहते जब अच्छा पढ़ोगे, खूब पढ़ोगे, तब तो अच्छा नेता बनोगे। वो एक इकलौता ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा एक हाईवे था, जिस हाईवे से तमाम लोग निकलकर जो है इस छात्र राजनीति के द्वारा रास्ते से आकर तमाम लोग आज राजनीति में स्थापित हैं, बड़े बड़े नेता। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने तमाम, यहाँ से लेके इलाहाबाद से लेके झांसी और बरेली से लेके तमाम लोग, गोरखपुर तक लोग मिल जाएंगे, और उसके बाहर, देश के बाहर भी तमाम नौजवान मिल जाएंगे जो ये आपको कहते मिलेंगे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की वजह से हमने छात्र राजनीति शुरू की या राजनीति शुरू की। तो नेताजी नेताजी के बारे में चर्चा की, आप कह रहे हैं कि नेताजी जब मिलते थे तो पढ़ाई के बारे में आपसे पूछते थे। तो नेताजी को आप क्या मानते हैं? एक सख्त नेता के रूप में, फैसले लेने वाले के रूप में, या फिर युवाओं के लिए एक शिक्षक के रूप में मानते थे कि नेताजी हमारे? नेताजी शिक्षक थे ही, लेकिन नेताजी जैसी हस्ती बहुत विरला पैदा होती है। हम लोग अच्छे से याद है, हम लोग सारे लोग गए हुए थे, उनका जन्मदिन था, तो कोठी पर गए हुए थे। कोठी पर गए तो उन्होंने सबसे पहले पूछा, बताओ तुम लोग इतनी सारी राजनीति की बात करते हो, बताओ सप्त क्रांति के बारे में जानते हो, क्या है सप्त क्रांति बताओ। तो अब मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा नेताजी, मैं शुरू किया दो की क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति। अरे बट ये जानता है, अच्छा लड़का, क्या है, बाहर निकल के आओ, क्या नाम है तुम्हारा। तो वो सब बड़ी बातें थी। देखिए होता क्या, हौसला ही तो दिया जाता है नौजवानों को। आप कुछ काम कर रहे हो, कोई आके आपके पीठ ठोक दे या आपकी प्रशंसा कर दे, या कहे कि अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, हमें बताना, ये बहुत बड़ी बात होती है। खासकर जब आप संघर्ष कर रहे हो किसी चीज को पाने के लिए, या किसी रास्ते पर चलने के लिए शुरुआत कर रहे हो, तो मामूली बात नहीं थी। अब मैं आपसे बता दूं कि नेताजी ने अगर मेरे घर फोन नहीं किया होता तो शायद मैं राजनीति ना कर पाता। मैं जब पहली बार जेल से छूट के आया तो पिताजी बहुत नाराज थे, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, गालियां दे रहे थे, कहाँ से पहुंच गया नेतागिरी करने। और तो हम नेताजी से रिक्वेस्ट करके आए थे कि नेताजी हमारे घर में कह दीजिएगा। अगर वो ना आता तो शायद हम लोग राजनीति ना कर रहे होते। नेताजी से मुलाकात ना होती तो आज दिग्विजय सिंह देव कहाँ होते? हाँ, ना होते, निश्चित ना होते। वो इतना हौसला कौन देने वाला था? कोई नहीं देता। अरे देश प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का रक्षा मंत्री अगर आपकी पीठ पर हाथ रख दे, फिर तो हौसले आपके आसमान छूने लगते हैं ना। वो उमंग भर देते हैं। अगर वो रास्ता उन्होंने ना दिखाया होता, या उनको करीब से उन्होंने जाना पढ़ाना होता, नेताजी बहुत बातें करते थे। नेताजी कहते थे भ्रष्टाचार मत करना, बेईमानी मत करना, चोरी चकारी मत करना, अब किसी चीज में गलत में नाम ना आए, किसी के साथ बेईमानी मत करना। नेताजी बहुत सिखाते थे। नेताजी यूनिवर्सिटी, इसीलिए हम लोग कहते थे 5 मिनट भी अवसर मिलता था, 5 मिनट में नेताजी वो बात कहते थे जिससे आपका जीवन सुधर जाए, 5 मिनट के अंदर। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जब से नेताजी की बात शुरू हुई है, आपकी आंखें भर आई हैं, भावुक हैं आप। देखिए कितना इंस्पायर्ड थे आप नेताजी से? देखिए समस्या ये है ना कि जब आप बहुत कमजोर परिवार से निकलते हैं, तो मुलायम सिंह यादव जैसा हाथ अगर आप पीठ पे लग जाए ना, तो हमेशा उसका अभाव आप जो है महसूस करेंगे। आंखें इसलिए भर आती है कि शायद वो परिस्थिति हम नहीं बता पा रहे हो कि हम किस परिस्थितियों से निकल कर राजनीति कर रहे थे, या कैसी परिस्थितियां थी मेरे पास। खाने को पैसे नहीं थे, मैं 600 रुपए की नौकरी करता था, कंप्यूटर पढ़ाता था, कंप्यूटर पढ़ाने के बाद मैंने अपनी फीस भरी। उस तरह की परिस्थितियों से निकल कर जब आप राजनीति करने चलते हैं, तब एक नेता आपके उसमें आता है, जीवन में आता है, जो आपको इतना साहस देता है। और नेताजी के साहस से हम लोग राजनीति करना कर पाए। जब उनका जाना हम लोगों के सर से बड़े हाथ का जाना, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वो सहारा दे रखा है, लेकिन नेताजी
नेताजी हम लोगों के जीवन में हमेशा, जब भी हम लोग ऐसे ही नहीं आपसे बात करते नहीं, जब भी अकेले में भी कभी अगर उनके बात सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो हम लोग फिर हमारे जो है 10 अक्टूबर 2022 को जब पहली बार आपने सुना कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो कैसा? मैं हॉस्पिटल में था। अच्छा, आप वहाँ मेदांता था। मेदांता थे, मैं बाहर था एकदम से। मैं पिछले उससे पहले के 10 दिन वहीं था। मैं उनके पार्थिव शरीर के साथ यहाँ जब डॉक्टरों ने ये घोषित किया कि वहां से एक बुलेटिन जारी किया, हेल्थ बुलेटिन, कि अब नेताजी नहीं रहे इस दुनिया में, हम लोगों को एक दिन पहले एहसास हो रहा था। ये बातचीत चल रही थी कि नेताजी की हालत अब बिगड़ती जा रही है, अब बड़ा मुश्किल है वापस आना। और ठीक सुबह हम लोग 7:30 बजे मेदांता के लिए निकले थे, जहाँ हम लोग रुके हुए थे। और पहुंचते जैसे गेट के बाहर उतरे तो ये पता लगा कि नेताजी जो है अब नहीं रहे। क्या लगा कि दुनिया खत्म हो गई? दुनिया तो नहीं खत्म हुई, लेकिन ये तो लगा कि हाथ चला गया। देखिए, ऐसा है, कभी कभी कोई व्यक्ति आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसका होना बहुत होता है। वो आपसे मिले भी ना, वो भी ना, लेकिन मन में रहता है कि इस आदमी ने हमें पहले सहारा दिया था, वो बड़ी बात थी। तो नेताजी जब गए तो ये लगा कि सब कुछ गया, टूट गया। उस समय कई हम लोग तो बोल भी नहीं पा रहे थे। आज तो बोल भी पा रहे, उस समय तो हम बोल भी नहीं पाए। लेकिन नेताजी थे। अब दूसरा कोई नेताजी नहीं होगा? नेताजी तो नहीं हो सकता, लेकिन ये सौभाग्यशाली है कि अखिलेश यादव जो है, मैं 100% तो नहीं करूंगा, लेकिन 98% जरूर उनके अंदर सारी चीजें हैं, नेताजी के गुण हैं। 98%। नेताजी कैसी शख्सियत है? मैं जिनसे भी मिलता हूँ, नेताजी की जब बात करता हूँ, तो मुझे आज तक पक्ष का हो विपक्ष का हो, किसी ने नेताजी के बारे में ये नहीं कहा होगा कि ये नेताजी में तमाम आलोचनाएं की होंगी, लेकिन कभी उनकी बुराई इस तरह की नहीं। क्योंकि मैं आपसे लिटरली बता रहा हूँ, मैं नेताजी जब एक्सपायर हुए तो मैंने शायद 26 साल बाद बाल बनवाए थे। मेरे परिवार में बहुत लोग एक्सपायर हुए, बाल नहीं बनवाए। और ये भी नहीं कि देखा देखी बनवाया, उनके वहां से लौटा से नेताजी के उससे लौटा उनके आखिरी अंतिम संस्कार से, और सुबह आया, आँख खुली, और जो हमारा सलीम है वो जानता है, सुबह 8:30 बजे मैं उसके वहाँ पहुँच गया, फ़ोन करके उसको बुलाया। वो दुकान उसकी नहीं खुलती उतनी बजे, 9 बजे खोलता है, पहले बुलाया और बाल बनवाया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नेताजी ने ऐसा कौन सा वो किया कि इतना मजबूत दिग्विजय सिंह देव, जो पुलिस की लाठी जिसे नहीं झुका सकी, जिसके हौसलों को नहीं तोड़ पाई, जिसके कभी डरा नहीं, पीछे हटा नहीं, वो नेताजी का नाम आते ही फुट फुट कर रो रहा है। कारण है ना, अहमियत कितनी किसकी है। किसी और के नाम पे आदमी नहीं रोता, क्यों? क्योंकि उसकी अहमियत नहीं है। जब पेड़ बड़ा हो रहा होता है, उस समय जो सहारा देता है वो बड़ी चीज होती है। आज तो खैर सब देख रहे हैं, ठीक है, बड़ा नाम है, या ठीक बड़ा कद है, इतने 8 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे, सब चीजें हैं, लेकिन शुरुआती दौर में कौन दे देता? कौन देता? ये बड़ी बात थी। कौन पूछता था? 8,000 की नौकरी, इतनी बड़ी भीड़, लाखों के भीड़ में आके कोई कहे मेहनत करो, तुम्हें नेता बनना है, तुम पार्टी चलाओगे, कौन कह देगा? कौन कहेगा? है पूरी आप देश की राजधानी में, मैं आपसे लिख के देता हूँ, राजनीतिक बातें अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन मैं आज दे सकता हूँ कि देश दुनिया में नेताजी और उनके बाद अखिलेश यादव जी ऐसा कोई नेता नहीं है जो गरीब मजदूर किसान के पीठ पर हाथ रख दे और कहे जाओ तुम राजनीति करो। कोई नहीं कह सकता। जात बंधनों से परे लोग कुछ भी आरोप लगाए। मैं एक एक नाम बता सकता हूँ जो किस किस जात के हैं, और उनको राजधानी मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने नेता बनाने का थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और या नेताजी की बात आती है तो उन पे एक आरोप लगता है कि अच्छा, मुझसे पूर्व में अध्यक्ष थे अतुल प्रधान जी, गुर्जर बिरादरी से, ठीक, क्या था उनके घर? उनके पिताजी की हत्या हो गई, घर टूटा हुआ था। नेता किसने बनाया? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी ने नेता बनाया, उनके घर गए, उनको खड़ा किया, अखिलेश यादव जी ने सदन तक ले जाने का काम किया। कोई बनाएगा? उनसे पहले राजपाल कश्यप क्या थे? घर चले जाइए, मजबूत घर नहीं था। कोई कश्यप बिरादरी का कोई प्रदेश से वहां लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यक्ष हो जाता है शासन का? संभव नहीं था। तूती बोलती थी बड़ी जातियों की, लेकिन किसने बनाया? मुलायम सिंह यादव जी की। उससे पहले सुनील सिंह साजन जी, क्या था? घर पता कर लीजिए, क्या था? घर पता करिए क्या था जी। और आज देश के सदन में नेता बनाया,
मुलायम सिंह यादव जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें सदन तक दिए। आज कितना बड़ा कद है पूरे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। उससे पहले राम वृक्ष यादव जी क्या थे, उनका घर गाजीपुर जाके पूछिए क्या था, मामूली परिवार से निकल कर आए। उससे पहले अरविंद सिंह जी खैर थे, उनका परिवार तो खैर उनके परिवार में लोग बड़े थे, विधायक भी रहे उनके परिवार में, लेकिन नेता बनाया, शासन का अध्यक्ष बनाया, शासनसभा का अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा भेजा, उसके बाद जो है एमएलसी बनाया। कितनी बड़ी फेरिस्ट। पवन पांडे, मैं तो शासनसभा की आपकी बात कर रहा हूँ। उससे पहले अभी योजन सभा चले जाए, अभी अरविंद गिरी है, क्या उनके घर, अनीश राजा क्या है, अनीश राजा घर में टेंट का काम था। अनीश राजा खुद अपने इंटरव्यू में आपको कभी बात करिएगा, बताएंगे। टेंट ठेलिया से टेंट का सामान ढोते थे भाई लोग, तीनों लोग मिलकर। आज प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश राजनीति में बड़ा नाम है, रामकरण निर्मल, किस समाज, धोबी समाज से आने वाला नौजवान, सोचिए आज प्रदेश अध्यक्ष है। कितने नाम गिनाऊं, प्रदीप तिवारी हमारे पार्टी छोड़ के चले गए। प्रदीप तिवारी अलग है, पीडी तिवारी अलग है, छोड़िए उनकी बात जी। और भी नाम तो आपको बता सकता हूँ जो आनंद भदौरिया जी हमारे जिले के हैं जी। ठीक, अरविंद सिंह गोप जी को किसने बनाया? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया। राजनाथ सिंह जी के सामने चुनाव लड़ाया, कैबिनेट मंत्री बनाया जी। मामूली बात है, फेरिस्ट है, लंबी लिस्ट है। पवन पांडे, कितने नाम ले लूं, हमारे तो तमाम साथी। आप उदयवीर सिंह जी, क्या किसी भी कोई बड़ा तमगा हो तो बता दीजिए आप। गायत्री प्रजापति बड़ा तमगा हो बता दीजिए। अरे वो भी छोड़िए, यहाँ से आपका हमारा नौजवान लड़ा मोनू दुबे, नया नौजवान, जिला पंचायत था, विधानसभा लड़ा दिया। बताए, जिला पंचायत जीता तो नहीं था, विधानसभा लड़ा दिया। सम्राट विकास जिला पंचायत लड़ा दिया विधानसभा का चुनाव। रोहित शुक्ला लल्लू लड़ा दिया चुनाव। महेंद्र यादव बस्ती लड़ा दिया चुनाव। रवि गौड़ बड़कू लड़ा दिया चुनाव। किसने लड़ाया? समाजवादी पार्टी ने। हर बिरादरी का, ऐसा कोई समाज नहीं, जैसी भी बिरादरी नहीं जिसने बनाया नहीं। मैं एक और बता दूं, हमारा एक मित्र हमारे बीच नहीं रहा। कौन है? मैं गौरव दुबे, मुलायम सिंह ब्रिगेड के जो है वो रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बीमार हो गया, ट्यूमर हो गया दिमाग में, 2 करोड़ रुपए इलाज में लगा। ब्राह्मण थे, अमेरिका तक इलाज कराया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो आपकी पहली मुलाकात अखिलेश यादव से कब हुई? मैंने आपसे बताया ना, मेरी उनसे पहली मुलाकात 7 सितंबर 2006 में जेल में बहुत नजदीक से हुई। वही मिलने आए थे हम लोग, जो भूख हड़ताल कर रखी थी। और भूख हड़ताल उस समय कई छात्र नेता हमारे साथ बंद थे, तो भूख हड़ताल हम लोगों ने कर रखी थी। उन्होंने जूस पिलाया और जूस पिला के हम लोगों की भूख हड़ताल तोड़ी। उन्होंने कहा कि अभी आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है, आगे काम करना है, इसलिए जो है आप जूस पीजिए और फिर बाहर आइए, फिर बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। उसमें अखिलेश जी क्या सांसद थे? हाँ, सांसद थे। और उसके बाद युवा प्रभारी बने थे। हाँ, युवा प्रभारी भी थे। उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला? खूब अवसर मिला। 2-4 बड़ी अच्छी यादें हैं। क्या कोई किस्सा है तो सुनाइए। पहली बार जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए तो हम लोग एयरपोर्ट से उनको रिसीव करने गए थे। तो मेरी अमूमन आदत है जैसे जेब में टोपी रखने की, तो उस समय संयोग से टोपी नहीं थी। मैं बढ़ा और निकल के अपनी टोपी जो है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दी। उन्होंने वही टोपी लगाई और कार्यालय तक वही टोपी पहनकर आए। आपकी टोपी? हाँ, तो ये हमारे लिए जीवन में यादगार चीजें हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उसके बाद कई बार मिलने का मौका मिला। पहले तो उतना, चूंकि नेताजी थे तो सारी जो जिम्मेदारी पार्टी की उन पर नहीं थी, तो उनसे ज्यादा मिलना होता था, बातचीत करने की होती थी और कई बार उनके साथ आने जाने का मौका मिलता था। और सबसे अच्छी बात है, मैं आपसे बताऊं, 2008 में मेरा एक्सीडेंट हुआ रात में, तो रात के 1:30 बजे मैंने उनको फोन किया और 1:30 बजे उन्होंने फोन उठाया और मेरी मदद की। मुसाफिर खाना में मेरे गाड़ी एक्सीडेंट कर गई थी, जिसमें एक लोग एक्सपायर भी हो गए थे, बहुत सीरियस इंजर्ड थे हम लोग, हमारे साथी, और एक जो गाड़ी चला रहा था वो एक्सपायर हो गया था। तो रात के 1:30 बजे हमने फ़ोन किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, रात के 1:30 बजे उन्होंने हमारी मदद की। तो अखिलेश यादव जी जैसा तो नेता होना नामुमकिन है। उनके बारे में तो क्या ही कहें, जो भी कहें वो कम। हाँ। आपकी पार्टी के जो नेता हैं, आप लोग युवा, तमाम युवा ब्रिगेड है अखिलेश यादव के, जो उनके साथ के संघर्षों में दिग्विजय सिंह देव हैं, सुरेंद्र सिंह साजन है, इस तरह के तमाम जो नाम है जिनका मैं तमाम भूल रहा हूँ, है ना। कुछ और नेता हैं जिन्होंने आरोप लगाया, जिनका भी आप नाम थोड़ी देर पहले ले थे, प्रदीप, पीडी तिवारी, ब्रजेश यादव,
ना इन लोगों ने आरोप लगाया कि हमको वो अवसर नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। अब कैसा अवसर चाहिए था? कैसा अवसर चाहिए था? सरकार में प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़े बड़े अधिकारी फोन पर उनका काम करते थे, जिनका नाम ले रहे हैं ये एज ए मुख्यमंत्री इनके साथ हेलीकॉप्टर में घूमे। अब कैसा अवसर मिलना चाहिए? कैसा अवसर उनको दे दिया जाए? वो भ्रम के शिकार है। उन्होंने नेतृत्व पर सवाल उठाया अखिलेश यादव वो के। भ्रम के शिकार है, भ्रमित हैं लोग। वो भ्रम के शिकार है। भ्रम उनका समय रहते दूर हो जाएगा अपने आप। वो दूर हो गया होगा, दूर हो गया होगा। अखिलेश यादव जी के यहाँ क्या थी हैसियत उनकी? अखिलेश यादव जी की हैसियत थी कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास बराबर खड़े होने की, बैठने की हैसियत थी। अब कहाँ है? अब कहाँ है वो? भारतीय जनता पार्टी में क्या लेने गए थे? क्या मिल गया उनको? क्या लेने गए थे वो? जीवन में सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। MP MLA होना छोटी बात है और नेता होना बड़ी बात है। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे। लेकिन जब उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव में वो नेतृत्व की क्षमता नहीं जो मुलायम सिंह यादव नेताजी में थी। अगर नेताजी होते तो आज हमसे जरूर पूछते और कि क्या दिक्कत है, लेकिन अखिलेश यादव एक बार पलट के पूछने तक नहीं। हाँ, वो बड़ी बुआ है, बहुत उनको नेतृत्व बड़ा उनको आता है। क्या है उनके पास? वो बता रहे हैं उनको नेतृत्व की क्षमता नहीं है। जवानी खपा दी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कौन सी जवानी खपा दी? हमको मालूम नहीं है कौन सी जवानी खपा दी। जवानी खपा दी अखिलेश यादव जी ने दिया क्या? क्या नहीं दिया? तो हमें बताइए क्या नहीं दिया। आप प्रदेश के अध्यक्ष थे, पूरे प्रोटोकॉल से चलते थे, 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे। क्या था उनके पास? कैसे बना सब? कैसे हुआ? वो जहां मैं खड़ा हूं जो बातें कह रहा हूं वो बातें उनको कहनी चाहिए थी, उनको शर्म आनी चाहिए थी। आंखों में पानी मर गया उनके। क्या था? उन्हें कौन पूछ रहा था? मैं दोस्त सबको बहुत पहले से जानता हूँ। एक नाम जो आप ले रहे हैं उनको लखनऊ विश्वविद्यालय के जमाने से जानता हूँ। दूसरे जो कानपुर वाले उनको भी बहुत पहले जानता हूँ। कभी सोचते होंगे और अब तो ग्लानि करते होंगे, रोते होंगे कि मैंने ये क्या कर दिया। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, क्या मिल रहा है? हमने देखा था जब ज्वाइन किया था तो 40-50 के लोगों के पीछे भीड़ में खड़े थे। उनको सोचना चाहिए था बोलने से पहले क्या बोला जा रहा है। आदमी को सोचना चाहिए, आदमी के आंखों का पानी नहीं बनना चाहिए। और जो बता रहे हैं उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं तो बड़ी बुआ ज्यादा नहीं बनना चाहिए। नहीं क्या हासिल होगा पता लगेगा। और हम थोड़ी होगा, ईश्वर भी नाराज होता है। ईश्वर आपके जीवन में कोई रास्ता खोजता है और रास्ता देता है तो ऐसे लोग भेजता है। अखिलेश यादव जी जैसा नेता नहीं मिलेगा, भ्रम में है। अच्छा, ये बात जब तक समाजवादी पार्टी में लोग रहते हैं सब यही कहते हैं कि अखिलेश जी जैसा नेता नहीं कोई, लेकिन जैसे ही पार्टी से बागी होते हैं वो सवाल खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं कि नेताजी वाली क्षमता नहीं अखिलेश यादव में। पता नहीं अब मैं कैसे कहूँ। देखिए विधायकों का देख लीजिए आप। बागी विधायक कौन है? राकेश सिंह, अभय सिंह, इन सब ने यही कहा। कोई पर हमारे प्रोसेस में नहीं है भाई। ये बात उन नेताओं पे लागू होती है जो बड़े बड़े जो लोग हैं। हम लोग जीरो से वहां से बनकर आए हैं, वहीं से बनकर आए हैं। और मैं सबकी बराबरी नहीं कर सकता। मैं कैसे कहूँ? हाँ, ये बात सच है कि राजनीति में कोई स्थायी नहीं है, लेकिन अगर कल मेरे रास्ते अलग भी होंगे ना तो जो ये कहे मैं जीवन में नहीं कह सकता। मैं एहसान फरामोश नहीं, नमक हराम नहीं हो सकता। अच्छा, अखिलेश यादव से मिलना कितना आसान लोगों के लिए? बिल्कुल आसान है। क्या प्रोसेस है? मैं तो प्रदेश का पदाधिकारी रहा हूँ। मैं मैसेज करता हूँ 2-4 बार, समय मिलता है वो जवाब आ जाता है, बुला लिया जाता है, मिल लेता हूँ। बहुत इमरजेंसी होती है फोन कर दे तो मैं अरेस्ट हुआ। आपसे बताऊं ख्वाजा, मैंने दिन चिश्ती में रात में गया, मुझे बहुत पिटाई पड़ी, मुझे बहुत लाठियां पड़ी, मेरे नाक से खून आ रहा था। लोगों ने बताया मेरी वाइफ को। मेरी वाइफ ने 2 बार मैसेज किया, फोन मिलाया, फोन उठाया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रात के 11:30 बजे, और उन्होंने बताया इस बात को। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत DGP को मदद किया, तुरंत मदद कराई, सबको डाटा उठा। राष्ट्रीय ने कहा कि जो अभी DGP को बहुत कड़े शब्दों में बात की, DGP को छोड़ना पड़ा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना सगम है, झूठ बोलते हैं लोग। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आप किसी मंशा को स्पेशली लेके जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई परिस्थितियां हैं कि आप वहां चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और आप जबरदस्ती मिलना चाहते हैं कि नहीं लड़ेंगे, तो नहीं मिलते। ये इतनी सी बात है। बस कभी क्या होती है, आप गलती किए होते हो, बनते सीधे हो, आप गलत करके आते हो, पीठ पीछे बोलते हो नेता को कुछ कि ऐसे है फलाना है, और सामने जाके हाथ जोड़ते हो और वो जान जाते हैं तो गुस्सा रहते हैं तो मिलते नहीं है। अखिलेश यादव तक सारी सच्चाई पहुंच जाती है 100% जमीनी। 1200 कान 1200 आंखें किसी भी नेता की होती, उन्हें सब जानकारी होती, कौन कितने पानी में है, कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ आता है, उन्हें सब पता है। हाँ, ये बड़ी बात है। इसीलिए जो कहते हैं ना हमसे मिलते नहीं, वो नहीं मिलते हैं। करोगे कुकर्म तो क्यों मिलेगा तुमसे कोई?
और जो अच्छा मिलने वाला तो आम कार्यकर्ता मिल लेता है। हमारे यहाँ तमाम कल जो बिल्कुल 18-19 साल के वो भी बतिया लेते हैं फोन पर। उनसे सहज नेता कौन है? नवरत्न को देख लीजिए। अब उनसे सहज नेता कौन है? नवरत्न की बात छोड़ दीजिए, नवरत्न तो खैर अलग अब वो हो गया, बड़ी चीज हो गया। हाँ, बड़ी चीज अलग बात होगी, तो बच्चा है अभी, प्यार में हो सकती है बात। हम पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल लोगों से तमाम लोग मिल जाते। किस नेता ने? अक्सर छात्र नेता कहते भैया हमारी बात हुई तो हो गई, इतने सहज नेता है। अच्छा, आप लोग क्योंकि संघर्ष से निकले हैं, लाठी खा के आए हैं, छात्र सभा में संघर्ष किया है, तो अखिलेश यादव की नजर में, उनके सिस्टम में ये लाठी खाने वालों की जगह कहाँ होती है? बहुत बड़ी बात मानते हैं वो, बहुत सम्मान करते हैं। वो कहते हैं कि आज के जमाने में कोई ये सब करता है, जो लड़ रहा है इस तरह, वो बड़ी बात है, सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव, मैंने कहा ना, देखिए ऐसा है, जो जब गलत ट्रैक पर होता है ना, तो वो सारी बुराई करता है ना। सारी इच्छाएं तो भगवान पूरी नहीं कर सकता, इस सब बन जाओ आप, तो जब नहीं इच्छा पूरी तो बुराई करता है आदमी। अखिलेश यादव जी जैसा नेता होना मुश्किल है, वो नहीं हो सकता। मैंने आपसे कहा ना, दरिया दिल है। दरिया दिल नहीं, जो है मैं आपसे बता रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में ऐसा दूसरा नेता नहीं बता सकते जिसने अपने कार्यकर्ताओं की निजी इतनी मदद की और सरकार जाने के बाद ही मदद की। मैं जो गौरव दुबे का प्रकरण आपको बताया, वो सरकार जाने के बाद की बात बता रहा हूँ, सरकार की बात नहीं बता रहा हूँ। अरे 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है अमेरिका जाके इलाज कराने में जी। सारा पैसा दिया, मामूली बात नहीं है। कौन देता है? कौन नेता देगा? बताओ, पूरे देश में बताइए कौन नेता दे देगा? एक नाम बताइए। मैं कहना नहीं चाहूंगा, मौजूदा मुख्यमंत्री यहीं का एक नौजवान है, इसी जानकीपुरम का रहने वाला, और मेरा उससे मिलना नहीं होता। मैंने पूछा, अब तो बाबा मुख्यमंत्री बन गए हैं महाराज जी, कुछ हुआ? तो उसने छूटते ही कहा, महाराज जी अखिलेश यादव नहीं हो सकते। उसने कहा, जिसके घर बात 5 बार आए उसकी बात कर रहा हूं। ठाकुर बिरादरी के हैं वो। हाँ हाँ, लेकिन अखिलेश यादव पर एक आरोप ये भी लगता है, क्योंकि आप, इसलिए कि आप ठाकुर बिरादरी से आते हैं और आप जहाँ पे हैं, जिस संघर्ष को आप बता रहे हैं कि आपने नेताजी ने, इस समय अखिलेश यादव पर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि ठाकुर विरोधी होने का, कि धनंजय सिंह जी ने कहा, देखिए वो तो मौके का फायदा मार रहा है वो तो बचने का रास्ता खोज रहे हैं। छोड़िए, बड़े भाई है, छोड़िए ऐसा है राजनीति में ना, आदमी जब फंसता है तो दुनिया भर की बातें, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ऐसा है, सबकी अपनी राजनीति की एक लाइन है, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई उनकी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। आप सिर्फ ना बेचे होते तो, मतलब उनका अगर नाम ना आया होता सिर्फ बेचने में, तो क्यों कहते? जिसका आया था उसको कहते। आपका नाम आ रहा है इसलिए आपको कहा जा रहा है, तो उसमें बुरा, आप विरोधी कैसे हो गए? अब उसमें कोडिन भैया, कोडिन सिंह हो, कोडिन फलाने हो, कोडिन मिश्रा हो, कोई हो, कोडी वर्मा हो, कोई भाई, जो फंसेगा उसी को ना कहा जाएगा, जो नहीं फंसेगा उसको क्यों कहा जाएगा? ठीक बात। तो ये तो क्यों नाराज हो रहा है कि हमको कह रहे हैं ठाकुर विरोधी? अरे क्यों भाई कहेंगे आप? आपका नाम आ रहा है इसलिए कहा जा रहा है, आपका नाम नहीं आएगा नहीं कहा जाएगा। अखिलेश यादव ठाकुर विरोधी है क्या? कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते? तो आप बताएंगे ना, आप बताइए कैसे हो सकते हैं? इतनी आरोप लग रहा है उन पर। अच्छा, ठाकुर विरोधी है तो सबसे, जितने मंत्री समाजवादी पार्टी के सरकार में ठाकुर थे, आज है क्या? पता करिए जितने मंत्री। हाँ, नहीं है उस समय। शायद मुझे लगता है कि 12 ठाकुर, 8 ब्राह्मण, ऐसे ही कुछ 13-14 थे। हाँ। अरे बस्ती है जिला देख लीजिए, 3-3 4-4 ठाकुर ब्राह्मण, राजकिशोर सिंह, उनके भाई सिद्धार्थ सिंह जी, तमाम लोग। एक और राज्यसभा कह रहे हैं, एक राज्य मंत्री और राजा भैया, पूरा बहुत सारे लोग थे। लेकिन फिर ये कैसे, मतलब अखिलेश यादव पर स्वर्ण विरोधी, ठाकुर विरोधी होने का आरोप लगने लग गया? आपको कभी एहसास हुआ ऐसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई को नई धार दे दी? ये बात समाजवादी बहुत पहले करते थे, ये पहले से करते, ये लड़ाई नई नहीं थोड़ी है। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश, यही तो नारा लगता था भाई। समाजवादियों ने यही नारा तो लगाया, कोई नई बात थी। ब्रजभूषण तिवारी से लेकर जनेश्वर मिश्रा जी से लेकर सब यही लड़ते थे, मोहन सिंह जी। आप बताइए, जयप्रकाश नारायण जी, कोई का पिछड़े और दलित विरोधी से था नहीं, लेकिन लड़ाई समाजवादियों की थी। ये तो विचारधारा की लड़ाई है ना। जब आइडियोलॉजी की बात करेंगे, आप विचारधारा की बात करेंगे, तो ये लड़ाई कहीं जाएगी ना। आप पिछड़े के साथ, वंचित के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, जिसका अपमान हो रहा है, जिसको पीड़ित किया जा रहा है, जिसका हक हकूक मारा जा रहा है, उसी की तो लड़ाई समाजवादी लड़ते हैं।
ये पीडीए का नारा दे दिया, लेकिन पीडीए में आप कहाँ अपने आप को पाते हैं फिर? क्यों पीड़ित में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हाँ, पीड़ित अपमानित उसमें तो है, दुखी तो है। क्या जो समान वर्ग का नौजवान जिसको नौकरी नहीं मिल रही वो दुखी नहीं है, पीड़ित नहीं है? खुशी दुबे पीड़ित नहीं है? ऐसा है, जो भी पीड़ित है, जो भी अपमानित है, जो भी दुखी है, वो पीडीए का साथी है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए यानी पीड़ित दुखित अपमानित, पीडीए यानी पत्रकार, पीडीए यानी पंडित, पीडीए यानी मतलब कुछ भी लगा लीजिए, ये तो उन्होंने नारा दे दिया। जो पीड़ित है भाई, जब हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो अन्याय किसी के साथ हुआ? खुशी दुबे के साथ अन्याय हुआ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी के साथ भी अन्याय हो लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको याद है कानपुर का एक लड़का ठाकुर था, मुझे अच्छे से नाम नहीं याद आ रहा, उसकी बात भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाई थी, जिसका इनकाउंटर फर्जी हो गया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने ये बात कही थी। तो जो लड़ाई रहेगी सही वो कहेंगे। ये तो कहने की बात है कि भाई कोई तो बात, किसी के खिलाफ कोई बात तो चलानी पड़ेगी ना, कोई तो रास्ता खोजना पड़ेगा कि उसको डिफेम कैसे किया जाए। अच्छा, अखिलेश यादव जी से जुड़ा कोई ऐसा किस्सा है जिसे आपके जीवन में जिसे भूल नहीं? तमाम स्मृतियां तो ऐसी बहुत सारी होंगी आपके पास, बहुत सारी याद होंगी, लेकिन ऐसा कोई किस्सा जो आपके लिए यादगार बन गया हो? नहीं, उन्होंने जब एक्सीडेंट के समय मेरी मदद की थी, वो बहुत बड़ी बात। क्या था किस्सा वो? हम लोग बनारस से आ रहे थे, हम स्कॉर्पियो से थे, हम और एक गाड़ी चला रहा था, 3 लोग और बैठे हुए थे, और हम लोग मुसाफिर खाना के पास गाड़ी हमारी लड़ गई आके, और गाड़ी में जो गाड़ी चला रहा था वो स्टीयरिंग में दब के मर गया था। वो बेचारा साथी हमारा नौजवान, वो बेचारा एक्सपायर कर गया, और 3 लोग सीरियस इंजर्ड थे। तो अगर उन्हें एट ए टाइम वो इलाज ना मिलता तो शायद और भी जाने जा सकती थी। तो उस समय उनका मदद होना, फिर अगले दिन उन्होंने अपने जो वो हैं OSD उस समय गजेंद्र भैया थे, उनको भेजा, गजेंद्र सिंह जी को, वो पूरा दिन खड़े रहे हमारे इलाज के लिए, सारा पैसा उन्होंने दिया। तो ये बड़ी बात होती है, ऐसी बुरी परिस्थितियों में खड़ा होना, कोई अपना ही खड़ा हो सकता है, तो वो जीवन भर याद रहता है। अच्छा, अखिलेश यादव से किसी तरह का सवाल पूछने की आजादी है नेताओं को, कार्यकर्ताओं को? हाँ बिल्कुल, हम लोग तो पूछते हैं। कभी कभी हमारा तो उल्टी पुल्टी बात निकल जाती है, तभी डांट खा लेते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी से नेता नहीं है, लोग जितना परसेप्शन बना रहे हैं सब वो गलत बना रहे हैं। मैंने आपने बताया ना, जो कुकर्म करके जाता है बस उससे नहीं मिलते हैं। मैं आप अगर यहाँ जैसे पीठ पीछे गाली दो, फिर जाओ कहो साहब हमको टिकट दो या फलाना कुछ बात करने जाओ, तो वो बात जान जाते हैं, तो फिर गुस्से में रहते हैं, कहते ये तो देखो पीठ ऐसे बोला। कोई भी स्वाभाविक बात है, कोई अगर कोई ये बात सुन ले कि हमको पीछे कैसा कह रहा था और फिर मिलने आता तो आदमी तो नाराज होगा ही, तो स्वाभाविक बात है। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। जो लोग ये कहते हैं ना कि इनसे मिलते नहीं, जब फालतू बात करोगे तो क्यों मिलेगा कोई। अच्छा, अखिलेश यादव जी की दरियादिली के बारे में बड़े किस्से हैं, दरियादिल है, लेकिन अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि धोखा बड़ा खाते हैं अखिलेश यादव जी। कोई भी अच्छे साफ दिल का आदमी धोखा बहुत खाएगा, हाँ, और धोखा खाते हैं, उनमें कोई बुराई, इसमें दो राय नहीं, सही कहते हैं। अभी हमारी बिरादरी से जो है लोग कहते हैं तो हमारी बिरादरी ने धोखा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? धोखा बड़े लोगों ने दिया, नुकसान छोटों का हो रहा है। राजा भैया ने क्यों दिया, क्यों उन्होंने धोखा दिया? वो जवाब दे, हम क्यों दे? वो बड़े नेता है, राजा भैया जवाब दे, वो जवाब दे क्यों दिया, वो क्या परिस्थिति नहीं वो बताए। मिल के गए, उसके बाद साथ में नहीं खड़े हुए, ये ठीक बात नहीं थी। लेकिन अखिलेश जी भी तो कुंडा जाते हैं तो कुंडा में कुंडी लगाने की बात। तो शुरुआत किसने की? धोखा देंगे आप, उसके बाद आपके साथ कोई खड़ा भी रहेगा, ये तो सीधी सी बात है। उनकी जगह वो जगह बदल जाए तो भी वही व्यवहार करेंगे जो वो कर रहे हैं। बताइए कितने नाम बता दूं, क्या बस्ती से वो चले गए, राजकिशोर सिंह क्यों चले गए पार्टी छोड़ के? नीरज शेखर जी चले गए बलिया से, क्यों चले गए? इलेक्शन हार गए थे बाई इलेक्शन में, उसके बाद भी उनको राज्यसभा बनाया गया, क्यों चले गए भाई? आपको इतना सब्र नहीं था? क्या बचा लिया उन्होंने जाके? चंद्रशेखर जी का घर तक तो बचा नहीं, बच गया, दिल्ली का नहीं बचा। बहुत सारे ऐसे नाम है, क्यों छोड़ के चले गए? सरकार बदली चले गए, जब चले जाओगे तो आपके खिलाफ माहौल तो रहेगा ही, इसमें कौन सी बात है? ओम प्रकाश सिंह जी नहीं गए, एक जमाने में बताते हैं 100 करोड़ रुपए मिल रहा था, नहीं गए, कैबिनेट मंत्री में थे। अरविंद सिंह गोप जी नहीं गए, जो असली है वो है, टिका है, अब आज भी अपने बात पर है। अरविंद सिंह गोप नहीं चले गए, उनका क्षेत्र बदल दिया गया, दूसरे क्षेत्र से जाके लड़े, हार गए, उसके बाद भी आज भी जो है पूरी तरह से डटे हुए हैं। बताइए, घोर समाजवादी है। 2027 में क्या देख रहे हैं? 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और मैं ये जो माहौल बन रहा है गलत बन रहा है। तमाम कौन सा माहौल? ये जो बताया जा रहा है कि ठाकुर खिलाफ है फलाना, कोई खिलाफ नहीं है। अखिलेश यादव कोई खिलाफ नहीं है। हाँ, सब साथ में उनके खड़े हैं। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ये जो परसेप्शन बनाने का खेल है ना, ये बहुत पुराना है। ये पुराना काम करती रहती, किसी बात को किसी तरह मरोड़ के खड़ा कर देती है। ये परसेप्शन का खेल है। हजारों लाखों रुपए करोड़ों रुपए फूकता रहा IT सेल में, और सुबह उठते ही एक ही बात को शाम तक प्रचारित करना। बहुत बड़ा इनका जो मैनिपुलेशन का गेम है वो चलता रहता है, और इसके बड़े माहिर हो चुके हैं। कोई भी बात को उनको जो परसेप्शन बनाना रहता है, वो सुबह से लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर जो है वो पन्ना प्रभारी तक वही बात कहता है, क्योंकि सुबह ही व्हाट्सएप सबको आ जाता है कि ये हमको दिन भर बोल रहा है। तो इसमें वो महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन छीका टूटेगा नहीं। लेकिन आप लोग भी तो डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो आपकी सरकार थी, आप लोगों पर 86 में 56 SDM यादव का आरोप लग गया। तो मांगते तो रहे भाई, आप बात नहीं समझ रहे हैं। आरोप लग गया, हमने कहा सरकार चली गई ना, सरकार गई, ठीक बात है। हमने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी तब तक 14 में आ गई थी ना, उन्होंने कब्जा कर लिया था इस कैमरे पर। इस कैमरे पर कब्जा हो गया परसेप्शन पर, और इस कैमरे से परसेप्शन बना रहे थे। 46 56 बता रहे थे, आज तक लिस्ट नहीं आ पाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा ना, सामने कहा मुख्यमंत्री से कि आप अपने फ्लोर पे लाइए लिस्ट, दिखाइए कितने याद होते, आज तक नहीं आ पाई। जबकि उल्टा इधर तमाम परीक्षाएं हुई जिनमें याद हो तमाम। अरे जब वो दौड़ रहा है, वो भर्ती वही होगा। पुलिस भर्तियों में अभी भी वो सबसे ऊपर, उस बिरादरी के सबसे ऊपर नौजवान है, यादव हो रहे हैं। हाँ, अभी जो उन्होंने बना रखे है आर्मी वाला, उनसे भी पता कर लीजिए, उनमें भी सबसे ज्यादा यादव नौजवान हो जा रहा है। जब जो तैयारी कर रहा है, जो बिरादरी दौड़ भाग रही होगी, तो भर्ती होगी, इसमें कौन सी बात है। लेकिन वो जो आरोप लगा था, बहुत आरोप। अब क्या हो रहा है? अब जातिवाद नहीं है। अब कहाँ अधिकारी बैठे, किस बिरादरी के बैठे हुए? अब जातिवाद नहीं दिख रहा लोगों को। कौन बैठे हैं? कौन बैठा है चेक करिए, कितने कप्तान ठाकुर हैं, कितने कप्तान DM ठाकुर हैं, कितने बड़े बड़े पदों पर ठाकुर बैठा हुआ देखे। अब जातिवाद नहीं है। ये आरोप दिग्विजय सिंह देव लगा रहे हैं। हाँ, लगा रहा हूँ। हमारे नेता को आप कल कहते थे कि यहाँ यादव वहां यादव, तो अब ठाकुर नहीं है, अब नहीं दिख रहे। अब जातिवाद नहीं दिख रहा उनको। योगी आदित्यनाथ जातिवादी हैं और क्या, 110%। इसमें कहने वाले दुनिया जानती है इस बात को, दुनिया जानती है। वो कहते हैं कि हम संत हैं, हमारी कोई जाति नहीं है। देखिए, एक चीज बात समझिए, हमने बहुत पहले पढ़ा था कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति राजनीतिक नहीं हो सकता, और राजनीतिक व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। ये दो बड़ी बातें हैं। अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप झूठ प्रपंच से अलग रहेंगे कि नहीं अलग रहेंगे? साम दाम दंड भेद से अलग रहेंगे नहीं अलग रहेंगे? धार्मिक व्यक्ति ये नहीं कर सकता। अगर लेकिन राजनीतिक है तो आप सच के साथ चल ही नहीं सकते, आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन आप अपनी बिरादरी का साथ देने के बजाय अखिलेश यादव की सुर में सुर मिला रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं, अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा होना बिरादरी के खिलाफ कैसे हो गया? वो कहते हैं कि STF यानी स्पेशल ठाकुर फोर्स, वो ऐसा कर रहे हैं। एक जात विशेष की अखिलेश यादव जी ने महाराणा प्रताप पर अवकाश सबसे पहले घोषित किया। अखिलेश यादव जी ने जो लैपटॉप बांटे का, उस पर लिखा था ठाकुर को नहीं दिया जाएगा। क्या क्या कोई ऑर्डर पर जियो पास था क्या? कोई जियो पास था कि लैपटॉप ठाकुरों के बच्चों को नहीं मिलेगा? आप बताइए, अगर जियो पास हो तो हमें बता दीजिए। योगी आदित्यनाथ कैसे मुख्यमंत्री हैं? हमको नहीं पता कैसे मुख्यमंत्री हैं, हम नहीं जान पाए आज तक। अच्छा, ये सरकार योगी आदित्यनाथ संविधान से चला रहे हैं या डर से चलाना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी डर से चलाती है। मर जाएंगे, मुसलमान कब्जा कर लेगा, सब लूट ले जाएंगे, मंदिर टूट जाएगा, आप भुखमरी हो जाओगे। वो मंदिर के कौन तोड़ रहा है? कौन तोड़ रहा है? आप देख ही रहे हो, पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। अच्छा, ये जो बुलडोजर है बाबा का, ये बुलडोजर जात देखकर चलता है या फिर? बिल्कुल जात देखकर चलता है, बिल्कुल जात देखकर चलता है। 110% जात देख के चल रहा है। अगर आरोपी पिछड़ा और दलित है, पिछड़ा दलित है, अल्पसंख्यक, अरे अल्पसंख्यक अगर पीछे कहीं मुसलमान पता लग गया, ओहो, तब तो मजा ही आ जाता उनको। अरे मजा मिल गया सोने पे सुहागा। अधिकारी कूदा कूदा घूमता है, उसका काम हो गया। अब कितने नंबर बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी कर सकता है वो, चाहे मुख्यमंत्री कहा हो चाहे ना कहा हो। मुख्यमंत्री ने चाहे कहा ना कहा, अगर कहीं गलती से मुसलमान बेचारा नाम आ गया उसका, तो काम हो गया अधिकारी का। फिर उसको यही दिखाएगा, देखिए हमने जो है एक बड़े आतंकवादी को पकड़ लिया है। अयोध्या में मोहित खान पर आरोप लगा, उसका सारा कॉम्प्लेक्स से लेकर सब कुछ धराशायी कर दिया, बाद में बाइज्जत बरी हो गया वो। और फिर क्या करेंगे? देंगे क्या कंपनसेशन मिलेगा क्या? देखिए ऐसा है, ये डर की राजनीति पूरी दुनिया में नहीं चली। ट्यूनीशिया से जो आज तमाम जो अरेबिक देश है,
और ट्यूनीशिया से एक नौजवान था मोहम्मद बेजोजी, अगर आपको जानकारी हो, वो सब्जी फरोश था, सब्जी बेचता था और वहाँ का जो तानाशाह था उनसे पैसे वसूलता था। एक दिन वो शाम को पैसा नहीं दे पाया पुलिस वालियों ने, उसने उसको मारा पीटा, उसका ठेला गिरा दिया, उसने अपने आप को आग लगा ली, मर गया जाके राजमहल के सामने। और वो आग जब लगी तो पूरे यूरोप में लगी, पूरे एशिया में लगी, अब तो तमाम अरबिक देशों में लगी, तमाम जगह तख्ता पलट हो गए, जनता काबिज हो गई। तो ये जो डर का जो व्यापार होता है बहुत दिन चलता नहीं है। जनता काबिज होगी, नौजवान काबिज होगी, उसका रोजगार छीन रखा है आपने, दिहाड़ी मजदूर बना दिया है आपने उसको। ठाकुर साहब काहे खुश हो जाए? ठाकुर साहब के बेटे को नौकरी मिल रही है क्या? ये खाली लड़ाई बनाई जा रही है। ठाकुर साहब का बेटा भी परेशान है, पंडित जी का भी बेटा परेशान है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, 18 बार पेपर लीक हो जा रहा है। तो ठाकुर साहब का भी हो रहा है, पंडित जी का भी हो रहा है, लाला साहब का भी हो रहा है, पिछड़े का भी हो रहा है, दलित का हो रहा है, संख्यक हो रहा है, सबका हो रहा है। पेपर तो सबका लीक हो गया ना। और सेंटर कहाँ जाता है? हमारे महमूदाबाद के बच्चे जाते हैं बरेली, यहाँ से गए बेचारे, स्टेशन पे सोए, कैसे कैसे इंतजाम हुआ, वहां रहे, सुबह जब पेपर देने पहुंचे तो पता लगा पेपर लीक हो गया। यही सरकार दे रहे हैं ना, तो इसमें कौन सी जाति? ये तो सब जातियों को मार रहे हैं। लेकिन वोट तो फिर भी मिल रहा है उनको। वोट धर्म के नाम पर पा रहे थे बेचारे, अब नहीं पाएंगे। अब तो भगवान श्री राम ने ही हरा दिया अयोध्या से। अच्छा, योगी जी ने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बना दिया है। न्याय का प्रतीक अगर बुलडोजर होता तो संविधान को खत्म कर देना चाहिए, कोर्टें बंद कर देनी चाहिए। इंडिया की जो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, जो संविधान से चलती है, उसमें अगर कानून का पालन नहीं होगा, बुलडोजर चलेगा, तब तो फिर तानाशाही हुई ना। तो डेमोक्रेसी खत्म करिए आप, राजतंत्र चलाइए, राजतंत्र चलाए वो, क्यों नहीं चला रहे राजतंत्र? डेमोक्रेसी आप खत्म करना चाहते हैं। बुलडोजर से थोड़ी चलता है कानून, कानून चलता है संविधान से, न्यायपालिका से, न्याय से, उससे चलेगा ना। न्यायपालिका से चलाएंगे ये सब चीजें कि आप चलाएंगे बुलडोजर से? लेकिन जो मॉडल बना दिया गया है, इसमें अब क्या होता है कि आरोपी पहले तय कर दिया जाता है, बाद में सबूत खोजे जा रहे हैं। हम लोगों ने कानून की किताबों में यही पढ़ा ना, 100 गुनाहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा ना मिले, आपने भी पढ़ा होगा जी। तो क्या कानून की किताब इसका मतलब रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाए? देश में यही तो हो रहा है कि देश बारूद की ढेर पे बैठता जा रहा है। ऐसा ना हो कभी आने वाले भविष्य में जो है कोई अंतः युद्ध चालू हो जाए। अच्छा, हम लोग आखिरी तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने विपक्ष में तमाम संघर्ष किए, 2007 से 12 और फिर 17 से अब तक संघर्ष कर रहे हैं। एक समय 2007 से 12 के बीच में मायावती की सरकार थी, तब भी आप लोगों ने लाठियां खाई, 17 के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा आपको क्या लगता है कि इन दोनों मुख्यमंत्रियों में कौन लगता है कि संविधान सम्मत जिन्होंने चले हों अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में, और कौन लगता है कि तानाशाही पे उतारू है? देखिए, दोनों मुख्यमंत्रियों की तुलना में की जाए अगर मायावती और योगी आदित्यनाथ, तो चूंकि बहन जी की सरकार तो बहुत पुरानी हो गई, तो हमें बहुत वो याद नहीं, लेकिन ये कि लाठियां उस पर भी बराबर पड़ती थी। लेकिन बुलडोजर वाली बात पता नहीं उस समय शायद नहीं थी, बुलडोजर नहीं था उस समय। ऐसा था ना कि जो आरोपी जो होता था उसी पर कार्रवाई होती थी, उसके घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, उनको नहीं परेशान किया जाता। हाँ, बुलडोजर तो नहीं था उस समय, बुलडोजर तो अभी आया, बाबा आए बुलडोजर लाए। अब तो ऐसा भी है कि अगर दिग्विजय सिंह देव ने कहीं पे धरना प्रदर्शन कर दिया, कहीं पकड़े गए, तो जाके पिताजी को उठा लाएंगे, माताजी को। यही करते ही है वो। अरे मामूली सी एक फेसबुक की पोस्ट पे नौजवानों को उठा के जेल में डाल दिया, मामूली चालानों की पोस्ट डाल दी। अगर हमारे महमूदाबाद में उसका बिस्वा का एक नौजवान लड़का था, उस पर डाल दी, उसको उसने लिख दिया कुछ, यही कुंभ वाले मेले पर डाल दिया जेल में। अरे जब वो शंकराचार्य को नहीं छोड़ रहे, अब बताओ, जगत गुरु शंकराचार्य छोड़े, दिग्विजय सिंह देव क्या प्रसाद भाई, जब वो जगत गुरु को नहीं छोड़ रहे, शंकराचार्य से पूछ रहे आप शंकराचार्य हो कि नहीं, तो बातें खत्म हो गई। सबूत मांगा जा रहा है। जब उन्हें सबूत मांग लेगा तो दिग्विजय सिंह देव कौन हैसियत? सोचिए, शंकराचार्य कितने विद्वान होते हैं, मतलब उनको सुनिए तो कितना अच्छा लगता है, मतलब उनसे कागज मांग लिया तो हमारी कौन हैसियत भैया? इस देश में कौन पूछ रहा है? अगर आप उनके साथ हैं तो अच्छे हैं, अगर उनके खिलाफ है तो आप चाहे कुछ भी हो, शिष्यों की चुटिया वो कहो। अरे भाई, शिष्यों की चुटिया छोड़िए, एक प्रधानमंत्री उड़ा रहे हैं बजरंगबली को हवा में, एक लाठी पड़वा रहे हैं, ये हैसियत थी? सोचिए, ये हाल हो गया। हमने पोस्टर देख लिए कि कोई भगवान को पकड़े लिए आ रहा है, भगवान ही मालिक है, बस राम उद्धार करेगा, वो नहीं रामी जी जाने, जैसे अयोध्या खत्म किए, इनको भी निपटाना है उनको। अच्छा, आखिरी सवाल,
जब हम आए आपके पास तो आप घर में थे और आपने कहा कि हम जरा पूजा कर लें, दिया जला लें। तो शंख भी बहुत अच्छा बजाते हैं आप। हाँ, कहाँ सीखे? नहीं, हम वैसे ही शंख बजाने के शौक थे अपना, बजाते हैं रोज सुबह, पूजा करते हैं, शंख बजाते हैं। धार्मिक हैं, आस्तिक हैं। आस्तिक है। ये थोड़ा हमारे कुछ एकाध जो मित्र हैं वो कहते हैं इस बात करके तुम यार भगत सिंह को बहुत मानते हो और धार्मिक भी हो। तो हमने कहा जरूरी थोड़ी कि सब चीज अडॉप्ट कर ली जाए। देखिए यही लड़ाई है, मतलब आप अगर किसी चीज को नहीं पसंद करते तो तुम्हारे दुश्मन थोड़ी है। मान लीजिए आपको काले रंग की शर्ट पसंद है, हमें व्हाइट पसंद है, तो हम हमारे दुश्मन थोड़ी हो गए, तो पसंद अलग अलग है ना। हम आस्तिक, हमें लगता है कि हाँ ईश्वरी शक्ति है, और बहुत सारे मंदिर गया हूँ, तमाम मैं ज्योतिर्लिंग गया हूँ, बहुत जगह जाता भी हूँ। तो अखिलेश यादव क्या धर्म को मानने वालों को पसंद नहीं करते हैं क्या? किसने कहा? मंदिर जाने में रोकते हैं क्या किसी को? मंदिर जाने में रोकते हैं? अरे गजब हाल है, अब हम क्या ही बताएं। अभय सिंह जी ने कहा तो था कि मंदिर जाने से मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के, हमारे पूर्वजों अरे राम के दर्शन करने से वो क्यों रखेंगे? जिसके मन चंगा तो कटौती में गंगा, भगवान हम लोग राम दिल में, हम कहाँ दर्शन करने जाएंगे? अच्छा, अपने नेताओं को कहीं आने जाने से नहीं रोकते? कहीं कभी किसी को नहीं, झूठ बोलते हैं, वो क्यों रोकेंगे? उनके घर से क्या जा रहा? भाई यही बात होती है उनके घर। अरे अच्छा, अखिलेश जी मंदिर बनवा रहे हैं। आदरणीय सांसद डिंपल भाभी घर में नवरात्र की पूजा होती है, होता है केदारेश्वर, इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं अखिलेश यादव जी। हाँ, इतना बड़ा मंदिर, और उन पर आरोप लगता है कि बताते हैं मुझे, ये फर्जी बातें। हनुमान जी की कितनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। हाँ ठीक है, देखिए जिसने सनातन धर्म को समझा है, हर व्यक्ति का अपने आराध्य को मानने का, पूजा करने का अलग अलग विधि है, बहुत सारी अलग विधि है। भाई सनातन धर्म में शैषणों की बात भी है, वैष्णवों की बात भी है, द्वैत की बात है, द्वैत की बात है। जो सनातन धर्म को कायदे से जानता है, वेद पुराणों को जानता है, अलग अलग तरीके से जो है क्या कहते हैं, धर्म को माना गया है, ईश्वर को माना गया है। कोई जरूरी थोड़ी है कि आपके साथ पुण्यधारी हो, तिलक लगाए हो, शाम को